Hello guys, welcome back. I am Sumit Santwal and welcomes you to our channel GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Okay? इस वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, मगर पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या सीखा था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, एक कंपनी का एग्जांपल लिया था एबी लिमिटेड का और देखा था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा कैसे. ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए अपन ने बात किया था कि अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. तो अपन ने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एंट्रीज कौन कौन सी पास होगी. ठीक है, तो अपन एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि वो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी थी. ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन ने जो जर्नल एंट्री पढ़ी थी लास्ट वीडियो में वो क्या थी, राइटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमा गुडविल, कॉमा फिक्टिशियस एसेट्स. ये लिखा था अपन ने सबसे पहला एंट्री कि राइटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुडविल, कॉमा फिक्टिशियस एसेट्स. बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका ये तीनों आइटम दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स. वो अपने को क्या करना है, राइट ऑफ. उसका एंट्री अपन ने क्या देखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट. राइट. सेकेंड एंट्री अपन ने देखा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जिसके अंदर अपन ने दो पार्ट देखा था, पहला दूसरा. पहला, अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट का वैल्यू या डिक्रीज हो रहा है एसेट का वैल्यू. राइट. अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो अपन ने देखा था कि अपने को फायदा हो रहा है. राइट. तो अपन ने एंट्री क्या पास किया था, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए नुकसान है, तो अपन ने एंट्री क्या देखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. ओके, आगे चलो. थर्ड एंट्री अपन ने कौन सा देखा था, सेल ऑफ एसेट. अगर रिवैल्यूएशन ना करके आपने अगर एसेट को बेचा फॉर जनरेशन ऑफ कैश, अगर आप कैश जनरेट करने के लिए एसेट बेच रहे हो तो दो ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो आप नुकसान में भी बेच सकते हो या फायदे में भी बेच सकते हो. अगर नुकसान में बेचते हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता, और अगर प्रॉफिट में बेचोगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाता. यही देखा था अपन ने. ठीक है. नेक्स्ट अपन ने लायबिलिटी के बारे में देखा था कि अगर लायबिलिटी वेव ऑफ होता है तो क्या होगा. लायबिलिटी वेव ऑफ होगा या अपन उसको क्या बोल सकते हैं, फॉरगो. अगर लायबिलिटी फॉरगो हो रहा है या वेव ऑफ हो रहा है तो क्या होगा. अगर लायबिलिटी वेव ऑफ और फॉरगो होता है इसका मतलब मुझे फायदा हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हो रहा है. तो एंट्री क्या पास किया था अपन ने, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके. नेक्स्ट एंट्री अपन ने कौन सा देखा था, अगर लायबिलिटी पे करते हो तो क्या एंट्री पास होगा. तो जब लायबिलिटी पे करने का बारी आ रहा है तो लायबिलिटी पे करने का एंट्री अपन ने देखा था, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉमा बैंक, कॉमा इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉमा डिबेंचर्स, कॉमा एसेट्स. मतलब इन सब आइटम्स में मैं कोई भी तरीके से पेमेंट कर सकता था. उसके बाद नीचे अपन ने टू कैपिटल रिडक्शन भी लिखा, अगर
लायबिलिटी मुझे पूरा पे नहीं करके थोड़ा पे करके सेटल करना पड़े तो मुझे फायदा होगा। तो अपन ने उस वीडियो में क्या देखा था, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, जैसा मैं पेमेंट कर रहा हूं कैश बैंक या इक्विटी से, फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। अगर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं तो उसका एंट्री क्या पास होगा। अब एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं तो आपको मालूम है मेरे लिए नुकसान है, तो अपन ने उसका एंट्री क्या देखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। उसके बाद अपन ने कौन सा एंट्री देखा था, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में, राइट। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इट इज दैट लायबिलिटी विच विल बी पेड बाय द कंपनी इन फ्यूचर। मतलब अगर वो पे करने आया तो पे करना पड़ेगा, या तो पे करना नहीं भी पड़ सकता, उसको अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसका दो चीज हो सकता था, क्या, एक अगर वेव ऑफ हो रहा है तो, या अगर सेटल कर रहे हो तो। सेटल का मतलब पे कर रहे हो तो क्या करना है। अगर वेव ऑफ कर रहे हो तो वेव ऑफ का मतलब आपको पे नहीं करना है। तो आपने उसमें देखा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ होता है तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो आपके बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं कर रहा। मगर अगर सेटल करने की मैं बात करता हूं, मतलब पे करने की बात करता हूं, तो आपका बैलेंस शीट इफेक्ट होगा। इसीलिए अपन ने उसका एंट्री लिखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या जिस हिसाब से मैं पेमेंट कर रहा हूं, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स जो भी है। तो टू में क्या आ जाएगा, जिस बेसिस पे मैं पेमेंट कर रहा हूं वो नाम, और डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में अपन ने क्या देखा था कि अगर शेयर कैपिटल को मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो दो तरीके से रिड्यूस कर सकता था। पहला, फेस वैल्यू से रिड्यूस करूं, या दूसरा पेड अप वैल्यू से रिड्यूस करूं। अगर फेस वैल्यू से रिड्यूस कर रहा हूं तो एंट्री अलग थी, और पेड अप वैल्यू से रिड्यूस कर रहा हूं तो एंट्री अलग थी। फेस वैल्यू से जब रिड्यूस कर रहा था तो अपना क्लास चेंज हो रहा था, तो जो ओल्ड क्लास ऑफ शेयर्स, अपना ओल्ड फेस वैल्यू का जो शेयर्स अपना बैलेंस शीट में दिख रहा था, वो निकाल के मैंने नया फेस वैल्यू डाला था, और जितना रिड्यूस हुआ फेस वैल्यू वो मेरा फायदा हो गया था। तो इसका एंट्री अपन ने क्या देखा था, एक मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वो चीज अपन ने फेस वैल्यू के लिए देखा। मगर जहां मैं पेड अप वैल्यू की बात करता हूं, पेड अप वैल्यू में क्लास चेंज नहीं हो रहा था, इट वाज जस्ट द वैल्यू। जो पेड अप वैल्यू था वो डिक्रीज हो रहा था, क्लास जो फेस वैल्यू है, जो क्लास है, वो सेम टू सेम था। तो अपना बैलेंस शीट में से क्लास हटेगा नहीं, तो अपने को खाली वैल्यू रिड्यूस करना था। तो जैसे लायबिलिटी का वैल्यू रिड्यूस हो रहा था, वैसे ही शेयर कैपिटल का वैल्यू रिड्यूस करने का एंट्री था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये सब एंट्रीज अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो चेक कर लेना, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था विथ एग्जांपल्स। वो एक बार गो थ्रू करके फिर आगे का पार्ट आप देख सकते हो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो। अगर देखा था फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ो, चलो।
चलिए, अपन ने क्या बात किया था लास्ट लेक्चर में कि एक एंट्री अपना बाकी रह गया था, अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करता हूं तो उसका एंट्री क्या पास होगा, राइट? वो अपना मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करता हूं वो चीज, उसके बाद अपन सम्स चालू करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं वो कौन सा एंट्री था। क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, कौन सा एंट्री था? क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सम जब सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट एंट्री यही पास होगा, क्योंकि जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज होगा तब ये एंट्री पास होगा। वो क्लोज कब होगा? जब ऊपर के सब एंट्रीज आप पास आउट कर लोगे, उसके बाद ही अकाउंट क्लोज हो सकता है। इसीलिए एंट्री मैं लास्ट में बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर का एंट्री आपको पास कर रहा है। वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को ये अकाउंट क्लोज करके एंट्री पास करनी है, ठीक है? तो देखिए, मैं एज एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता हूं कैपिटल रिडक्शन का। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर दिया आपका, ठीक है? अब आपने यहां पे भी आइटम्स पास की रहेंगी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। यहां पे भी आइटम्स पास की रहेंगी, यहां पे भी डेबिट क्रेडिट। जहां जहां पे कैपिटल रिडक्शन हुआ था जर्नल एंट्रीज में, आपने उसके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज के आपने इसके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, फिर जाके आप इसको क्लोज करने का कोशिश करते हो। जब इसको क्लोज करोगे तो कभी कभार आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा, मतलब क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल सेम अगर आ जाता है, मतलब आपका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कंपनी ने अपने पूरे लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया अपने प्रॉफिट्स के सामने और कोई प्रॉफिट नहीं बचा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली दिखेगा। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली है तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली है तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा, मगर अगर बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट में आया तो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो क्या करोगे? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लोज करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहां पे आप क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट करके लिखते थे, ऐसा, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे जाके, राइट? मगर एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है तो यहां पे बिजनेस प्रॉफिट तो रिकॉर्ड नहीं होगा, यहां पे क्या रिकॉर्ड होगा? कैपिटल प्रॉफिट। इसलिए ये कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। समझा? तो एंट्री क्या बना? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या हुआ? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझा क्या एंट्री पास हुआ? ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या होगा। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। लिखा? आगे बढ़ो। ठीक है, ये रब कर रहा हूं एक बार। अब मैं क्या बोल रहा हूं
जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली होगा तो क्या होगा वो अपन ने देखा, कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आता है तो क्या होगा वो भी अपन ने देखा कि वो ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में होगा। मगर अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या, आप बोलोगे ना भाई बैलेंसिंग फिगर सर यहां पे भी आ सकता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी पॉसिबल था, तो यहां पे भी बैलेंसिंग फिगर आना पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया ही इसके लिए था कि सब प्रॉफिट्स मेरे यहां से निकल जाए। फिर भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर आपको लॉस आ रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको या तो प्रॉफिट आएगा या टैली हो जाएगा, लॉस का कभी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे लॉस पॉसिबल नहीं है। मगर सम सॉल्व करने के टाइम पे अगर आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता है मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक किया है एंट्री पास करने में। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए ध्यान में देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हर समय बनाएंगे अपन, फिर चेक करेंगे कि बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है। अगर क्रेडिट में आता है मतलब अपन ने कहीं पे गड़बड़ किया रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट में आना चाहिए या टैली हो जाएगा तो भी चलता है। मगर अगर क्रेडिट आ गया तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी ये लास्ट एंट्री था, एक एंट्री और बचा है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मगर वो अपन अभी नहीं सीखेंगे। अपन यहां पे पहले बेसिक जो जनरल एंट्रीज अपन ने अभी सीखी है उसके बेसिस पे अपन पहले 2-3 सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल का एंट्री क्या पास होगा वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अभी तक जहां तक अपने सीखा है उसके बेसिस पे सम्स कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन सम चालू करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, तो देखिएगा आपके पास ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए मनन प्रकाशन का। मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में एफए सेमेस्टर 5 टीवाई बीकॉम का टेक्स्ट बुक है मनन प्रकाशन। उसके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 5 अपन सॉल्व करेंगे। आई रिपीट, पेज 191 क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। कंपनी का नाम रिस्की लिमिटेड करके उसका सम है, वो अपन चालू करेंगे सम। तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है प्लीज वो टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा, वो क्वेश्चन अपने बुक में निकाल लीजिएगा। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अभी जस्ट 1 मिनट में आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा जिसमें अपन ने उसका सम सॉल्व किया रहेगा। ओके, ठीक है। चले लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन निकाल लिया, शैल वी स्टार्ट। कभी भी ध्यान में देना, जब भी इस चैप्टर का सम सॉल्व करते हो तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, चलिए आपको क्या दिया गया है, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। रिस्की लिमिटेड का है और आपको बैलेंस शीट का डेट दिया गया है 31 मार्च 2015। आगे क्या दिया गया है, आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया गया है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। वो 10 ईच क्या है आपका फेस वैल्यू। ओके, फिर आगे दिया गया है 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर लायबिलिटीज। ये आपका लायबिलिटी साइड था। ठीक है, अब एसेट साइड में आपको क्या क्या दिया गया देखो, प्रीमाइसेस,
प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट रीड करके, मैंने नीचे का एडजस्टमेंट्स तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मैंने खाली बैलेंस शीट पढ़ के एसेट साइड में जरा देखो, आपको कहीं पे लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट या गुडविल दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा रहेगा, देखो जरा एसेट साइड में सबसे लास्ट नाम आपको दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अपन ने सबसे पहला एंट्री पढ़ा था, अपने को राइट ऑफ करना रहता है लॉसेस। अपन ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं? लॉसेस को राइट ऑफ करने ही के लिए कर रहे हैं ना। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस शीट एसेट साइड में पहले पता कर लो कि आपके लॉसेस कौन कौन से हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एक लॉस है, और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके दिख रहा है, वो आपका क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो वो भी आपका एक लॉस हो गया। गुडविल आपको नहीं दिख रहा, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही लॉसेस है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो उसका एंट्री अपन पास करेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बैलेंस शीट के नीचे आप देखोगे आपको नोट दिया गया है, नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 3 years। आपको मैंने बोला था कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? वो ऐसी लायबिलिटी है जो कंपनी को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। इधर नीचे नोट में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिख रहा है, मतलब वो आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपको क्या बोला गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, जो 3 साल का है। तो 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स बोला गया है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जरा देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने अमाउंट का दिख रहा है? 4,80,000 का, राइट। अब आपको बोला गया है प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का अरियर्स में, तो 3 साल का अरियर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 4,80,000 इंटू 10% कितना आया आपको? 48,000 आया, क्योंकि ये 10% मेरा डिविडेंड का रेट डिनोमिनेट करता है प्रेफरेंस शेयर्स का, इसीलिए आपको टका नहीं दिया, वहां पे रेट नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पीछे जो परसेंटेज है वो आपका डिविडेंड का रेट है, समझा? तो 4,80,000 का 10% कैलकुलेट किया तो डिविडेंड पर ईयर 48,000 था। फिर मेरा 3 साल का अरियर्स में है, राइट। तो टोटल मेरा अरियर्स कितना हो गया? 1,44,000। समझ में आया? उधर अमाउंट नहीं दिया, मैंने आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बताया कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में कितना है। करना क्या है इसका वो तो नीचे बताया रहेगा, सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि इसका अमाउंट कितना होगा, समझा? आगे बढ़ो। A scheme of reconstruction is prepared and approved by all the authorities। भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का परमिशन मांगा हमने सबसे, सब अथॉरिटीज ने हम लोग को अप्रूव कर दिया, क्योंकि बिना उनके आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते थे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं फटाफट। पहला, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000 इज ऑब्सोलेट एंड सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 32,000। आपका प्लांट एंड मशीनरी था जो 1,60,000 का बुक वैल्यू था, ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट का मतलब खराब हो गया, और आपने उसको बेच दिया 32,000 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। थर्ड, स्टॉक इंक्लूड्स आइटम्स वैल्यूड एट 96,000 विच आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50%। तो आपने एक स्टॉक का पार्ट बेच दिया 50% के लॉस में। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1,12,000। नेक्स्ट, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। नॉट पेएबल का मतलब वेव ऑफ कर दिया गया है। नेक्स्ट,
Reconstruction expenses were 16,000. Next, the paid up value of equity shares is to be reduced to rupees 2 per share, preference share to 5 per share. आगे क्या दिया? However, the face value of both equity and preference share remains unchanged. ठीक है, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो क्या चेंज हो रहा रहेगा? पेड अप वैल्यू, राइट? नेक्स्ट, creditors dues settled as follows: 20% immediate payment in cash, 40% amount to be cancelled. 20% को पेमेंट कर दो, 40% कैंसिल कर दो. कैंसिल का मतलब वेव ऑफ. और नेक्स्ट, 40% पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स. मतलब पहले 20% वालों को कैश में पेमेंट करो, 40% को डिबेंचर्स में पेमेंट करो, और बाकी का 40% कैंसल. दैट इज वेव ऑफ. और नेक्स्ट क्या बोला गया है? अदर लायबिलिटीज ऑफ 80,000 इज टू बी कैंसल्ड. अदर लायबिलिटीज जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, जरा चेक कर लो. दिखा? वो भी आपको क्या बोल दिया गया है? कैंसिल करने. कैंसिल का मतलब वेव ऑफ. और लास्ट में क्या बोला गया है? ए कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड एंड रिसीव्ड. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ये एंट्री तो अपन ने देखी ही नहीं. सिंपल सा लॉजिक है, ये आपने 11वीं में सीखा था, 11th 12th में सीखा था. इस वजह से मैं आपको कंपनी अकाउंट्स करके चैप्टर था, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स वालों को कॉल करते हो और उनसे पैसा मांग लेते हो. तो यहां पे भी वही है, 3 रुपया मांगने बोला गया है, तो अपन इक्विटी शेयर्स वालों से 3 रुपया मांग लेंगे. तो जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो ये एंट्री मैं आपको लिख के बताऊंगा कि क्या है. ठीक है, आगे आपको क्या बोला गया है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिस्की लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस. आपको बोला गया है सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करो, मगर मैं क्या करूंगा मालूम है आपको? मैं जर्नल एंट्रीज भी पास करूंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि भाई मेरे को बैलेंसिंग पता करना है ना भाई, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा या टैली हो रहा है मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, राइट? तो एक साइड में मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता जाऊंगा और एक साइड में कैपिटल रिडक्शन में पोस्टिंग भी करता जाऊंगा. दोनों साइमल्टेनियसली करूंगा. क्यों? आपका एक तो टाइम बचेगा, ओके, और आपका कोई एंट्री मिस नहीं होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पोस्ट करने के टाइम पे. ओके, चला स्टार्ट. चलिए अपना बुक्स निकाल लीजिए, फॉर्मेट बना रहा हूं, फॉर्मेट उस बेसिस पे अपने बुक्स में बना लीजिए.
बना लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अपन ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया क्यों है? फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस। तो अपन क्या करेंगे, एसेट साइड में जरा जाके देख लेंगे कि भाई अपना लॉसेस कौन कौन सा है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके दिख रहा है, राइट? तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वो लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में भले ही लिखा हो कि ना हो, मैं सबसे पहला एंट्री ये पास कर दूंगा कि भाई मैं अपने वो लॉसेस को राइट ऑफ कर दूं। मैं पहले ये एंट्री क्यों पास करता हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि भाई इधर लिखा हुआ एडजस्टमेंट्स में था नहीं राइट ऑफ करने के लिए, तो अपन ने किया नहीं, वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं पहले सबसे पहले वो लॉस का एंट्री पास करवा देता हूं। तो एंट्री क्या था लॉस को राइट ऑफ करने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एंट्री पोस्ट कैसा होगा? पहला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिख रहा है देखो जरा, 4 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है, 3,20,000। तो 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट था और 3,20,000 तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट था। तो दोनों का टोटल कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा 7,20,000। खाली जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको नरेशन भी पास करना पड़ेगा। क्या? बीइंग। अब आप बोलोगे सर नरेशन तो याद करना पड़ेगा, कैसे करें नरेशन का? जो आपको मैंने हेडिंग्स लिखवाए हुए हैं ना, वही नरेशन में पास करना है। मैंने क्या लिखा था इस एंट्री के बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, रिटर्न ऑफ के बारे में बोला था ना। तो इधर क्या लिखूंगा? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। एकदम इजी है ना? आपको कुछ करना पड़ा? डायरेक्टली बैलेंस शीट को देख के आपने पास कर दिया कि भाई लॉस को राइट ऑफ कर दो, और उसका नरेशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। डायरेक्टली अपन ने क्या किया, बीइंग से चालू। हाँ, नरेशन बीइंग से चालू करना, खाली प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ लिख मत देना, आपको बीइंग से नरेशन चालू करना पड़ेगा। बाकी जो आप एंट्री पोस्ट कर रहे हो उसका हेडिंग डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? मगर मैंने आपको इस क्वेश्चन चालू करने के पहले एक चीज बोला था, मैं जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट साइमल्टेनियसली करूंगा, ठीक है? तो एक बात बताना, यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में ही मैं उसके लेजर में पोस्ट करूंगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में क्या पोस्ट कर दूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना? 4 लाख और 3,20,000। तो आपका क्या हो गया? इसका एंट्री भी पास हो गया, उसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पोस्टिंग भी हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? अब लाइन वाइज एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, लाइन वाइज एंट्री पास आउट करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ है क्या कि पहले ये एंट्री पास करना है या फिर वो दूसरा एंट्री पास करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये पहला एंट्री बिना एडजस्टमेंट्स को देके पास आउट कर लेता हूं, फिर क्या करूंगा? लाइन में एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा,
लाइन में एंट्रीज पास आउट करूंगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं करने वाला। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला चीज क्या है, देखो आपको क्या बोला गया है, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000 इज obsolete and was sold as scrap for ₹32,000। अब आप एक बात समझना, 1,60,000 का आपका प्लांट एंड मशीनरी था, जो आपने बेचा कितने में, सेल कर दिया 32,000 में। एक बार बताओ, 1,60,000 की चीज को 32,000 में आपने बेच दिया, आपको फायदा हुआ कि नुकसान? ऑब्वियस सर, क्या बात कर रहे हो, नुकसान ही हुआ ना। हाँ, कितना, 1,60,000 माइनस 32,000 विल गिव मी 1,28,000। ये मेरा क्या हो गया, लॉस, राइट। तो इसका एंट्री क्या पास करूंगा, जब प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो मेरे पास क्या आया, पैसा, तो एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है आपको, 32,000, राइट। और नुकसान हुआ ना, नुकसान कितने का हुआ, 1,28,000। तो मेरे को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, यहां पे डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान हुआ, 1,28,000 का। और प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास से कितने का गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,60,000। समझा क्या पास किया अपन ने, बैंक पैसा या डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। समझा, नरेशन लिखना कंपलसरी है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, बस इतना ही नरेशन लिखना था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन आप पोस्ट कर रहे हो वही चीज लिखनी है, खाली बीइंग से चालू करके। आपको अगर ऐसा लिखना है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी बिकेम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹32,000, अगर आपको ऐसा भी लिखना है लिख सकते हो, मगर इतना लंबा नरेशन लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में लिखो, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। अब प्रॉफिट में सेल किया, नुकसान में सेल किया, वो तो आपको एंट्री में दिख ही रहा है ना, तो वापिस नरेशन में लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, वापिस से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है ना मेरे को यहाँ पे, तो उसके लेजर में भी पोस्ट कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या दिख रहा है यहाँ पे भी डेबिट है, तो यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में। क्या जाएगा डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 1,60,000 नहीं आएगा, कैपिटल रिडक्शन के सामने कौन सा अमाउंट है, 1,28,000 है ना, तो यहां पे भी कितना आएगा, 1,28,000 आएगा। आप सोचोगे सर आपने प्लांट एंड मशीनरी लिखा तो अपन उसका वैल्यू लिखेंगे, नहीं, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है 1,28,000 है ना, तो वहां पे भी कितना आएगा, 1,28,000। समझा? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या लिखा है, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन का तो आपने एंट्री लिखाया नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली नहीं लिखाया, वो रिवैल्यूएशन ही हो गया ना, आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब रिवैल्यू ही हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिवैल्यूएशन लिखाया था। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आपके लिए फायदा है कि नुकसान, एक बात बताओ। ऑब्वियस नुकसान है, क्यों, आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट,
डेबिट, क्यों? लॉसेस को क्या करते हैं अपन? डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या पास हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? 80,000 का। तो 80,000 का रिवैल्यूएशन होगा, तो 80,000 80,000। नीचे नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड। समझा यहां तक? अब इसमें भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है, किधर? डेबिट में। तो उसके लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा वापस? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना? 80,000। समझ में आया? श्योर? मैं ये साइड का रब कर देता हूं, आपको चाहिए एक बार 1 मिनट ले लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये साइड का रब करके फिर आगे का जर्नल एंट्रीज यहीं पे लिखता हूं। मैं ये मिटाऊंगा नहीं, बिकॉज इस एंट्रीज को देख के ही मैं इसके अंदर पोस्टिंग कर रहा हूं, इसके लिए ये रब नहीं होगा, ये रब करने वाला हूं, इसलिए फटाफट 1 मिनट आपके पास, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, रब कर दूं? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक इंक्लूड्स आइटम्स वैल्यूड एट 96,000 विच आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50%। मतलब 96,000 का आपका स्टॉक है, जिसको आपने 50% में बेचा, और 50% का क्या हो गया आपको? लॉस। और 50% में आपने क्या किया? बेचा। तो 96 का 50% कितना हो गया? 48,000। और 50% का लॉस कितना हो गया? 48,000। तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है आपको स्टॉक बेच के? 48,000 का। लॉस कितने का हुआ? 48,000 का लॉस हुआ। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने का? 48,000। और आपके पास से क्या गया? स्टॉक। कितने का स्टॉक गया? 96,000। समझा? नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग स्टॉक सोल्ड।
कोई डाउट है यहां तक? नहीं? अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिख दूंगा मैं टू, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट क्या लिखूं, 96 की 48? 48 लिखूंगा ना, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन कितना है, लॉस कितना है, 48। तो मेरे को अमाउंट भी उधर कितना लिखना पड़ेगा, 48,000। समझा? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 1,12,000 का। तो जरा देखो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 2,40,000 का। 2,40,000 का वैल्यू था उसका, अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 1,12,000। ओहो, 2,40,000 का वैल्यू 1,12,000 हो गया। फायदा है कि नुकसान? ऑब्वियस नुकसान हुआ ना। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ, जब माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 1,28,000 का क्या हो गया मेरा ये लॉस। इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करने के टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा लॉस कितने का हो गया, 1,28,000 का। अभी एक बात समझो, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है क्या, नहीं। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब अब इसका इतना वैल्यू है कि अगर मैं मार्केट में बेचूं तो इतना पैसा मिलेगा। बेचा नहीं है, सिर्फ रीवैल्यू किया है। तो रीवैल्यू के टाइम पे आप देखो फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ ना। तो इधर एंट्री क्या पास हो जाएगा, नुकसान हुआ। तो नुकसान को अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 1,28,000, 1,28,000। समझा? अब इसका भी नरेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं, बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड। खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा, मगर नरेशन होना चाहिए। ठीक है, मगर इसमें भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपना क्या हो रहा है, डेबिट। तो वापस से कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के डेबिट में मेरे को लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,28,000। समझा? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। Arrears of preference dividend is not payable. Note, arrears of preference dividend is not payable. अब जाके देखो arrears of preference dividend दिखता कहां पे है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था जब बैलेंस शीट को रीड कर रहे थे। बैलेंस शीट के नीचे नोट में दिख रहा था कि arrears of preference dividend was for 3 years। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया, भाई एक काम करो, उसको पे नहीं करना है। नहीं करना है मतलब वेव ऑफ हो गया, वेव ऑफ हो गया ना। तो ये अपना अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी अपना क्या हो गया, वेव ऑफ। तो एंट्री पास करूं, नहीं। क्यों, क्योंकि जब कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ होता है तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए इस एडजस्टमेंट का अपन एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, अगर इसको पे करने के लिए बोलता, पहले ही थोड़ा पे करने के लिए बोलूं, सेटल, तो एंट्री पास करता था। मगर अपने को पे करने के लिए बोला ही नहीं है, अपने को तो बोला छोड़ दिया, इसलिए अपन एंट्री पास नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ध्यान देना, कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हुआ तो नो एंट्री। ठीक है, आगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेर 16,000। आपका रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस था वो 16,000 है, अभी एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा आपको तो मालूम है, तो दीज आर माय एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो, डेबिट की क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट ना, मगर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया अपन ने, क्या बनाया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो किसको डेबिट करेंगे अपन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया अपन ने, 16,000। तो 16,000 तो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग के आगे क्या लिखूं, एक्सपेंसेस पे किया ना, तो यहां पे वही लिखने का, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे। समझा, अब देखने का वापस, यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, तो यहां पे भी क्या हो रही है, डेबिट। तो यहां पे भी अपन ने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट 16,000। समझा, आगे बढ़ो, चलो आगे क्या लिखा है, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी reduced to 2 rupees 2 per share and preference shares 2 rupees 5 per share। मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू आप 2 रुपए तक लेके आ गए और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 5 रुपए तक लेके आ गए। 2 बोला ना, बाय नहीं बोला है, 2। समझा, और आगे क्या बोला गया है, फेस वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स रिमेन अनचेंज्ड। आपको क्या बोला गया, फेस वैल्यू दोनों का चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा रहेगा, पेड अप वैल्यू, राइट। तो पेड अप वैल्यू का जो एंट्री अपन पास करते हैं वो कैसे पास करते हैं, जैसे लायबिलिटी का एंट्री पास करते हैं, लायबिलिटी जब अपन रिड्यूस या वेव ऑफ करते हैं उसका जो एंट्री पास होता है, सेम शेयर कैपिटल को अगर पेड अप वैल्यू कम कर रहे हो तो वैसा ही एंट्री पास होगा। तो मैं दोनों का अलग अलग एंट्री पास करूंगा, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। तो पहले अपन इक्विटी का पास करते हैं, तो अगर पेड अप वैल्यू कम होता है इक्विटी का तो एंट्री क्या पास करते हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, राइट। अमाउंट क्या आएगा चेक करते हैं, बैलेंस शीट में आप जाके देखते हो कि 8 लाख का इक्विटी शेयर है, 8 लाख का इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो 8 लाख का इक्विटी शेयर डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आया, 80,000। अब उसका वैल्यू क्या हो गया जरा चेक करते हैं, ₹2 हो चुका है, मतलब 10 रुपए का वैल्यू कितना हो गया, पेड अप वैल्यू 2 रुपीज। तो कम कितने से हुआ, 8 रुपए से कम हुआ, तो ये कहां पे जाएगा अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो अमाउंट कैसा आएगा, 80,000 इंटू 8 रुपीज, ठीक है। तो 80,000 इंटू 8 कितना हो गया, 6,40,000, और यहां पे भी 6,40,000। समझा, नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग पेड अप वैल्यू reduced of equity share capital, ठीक है।
आगे बढ़ूं, मगर आगे बढ़ने से पहले यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब पहला क्रेडिट का एंट्री आ रहा है। आप सोच रहे रहोगे सर आप तो सब डेबिट डेबिट पास किए जा रहे हो, क्रेडिट में कुछ है नहीं। आया ना क्रेडिट, कितना है क्रेडिट यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के, 6,40,000। तो यहां पे आ गया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,40,000। समझा मैंने क्या किया, ये एंट्री कैसे पास हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6,40,000। अमाउंट कैसे आया, मैंने पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, 8 लाख डिवाइड बाय 10 किया तो 80,000 आया। अब 10 रुपए का शेयर का वैल्यू अब आपका 2 रुपया हो गया। 10 रुपए का शेयर का वैल्यू आपका 2 रुपया हो गया है, पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब फुल्ली पेड अप था ना, आप अगर वहां पे देखते हो तो वहां पे लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कुछ आगे लिखा नहीं है कि पेड अप वैल्यू कितना है। तो ऑब्वियस बात है वो फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपया पूरा पेड अप था, अब उसका पेड अप कितना हो गया 2 रुपया। तो बैलेंस कितना कम किया आपने, 8 रुपीज। तो 80,000 इंटू 8, 6,40,000, 6,40,000। समझा आपको, श्योर। पहले ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रेफरेंस शेयर का लिखूंगा फास्ट। 1 मिनट है, फटाफट लिख लीजिए। चलिए मिटा दो, ठीक है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम होगा। कैसे, उसमें भी आपका क्या बोला है कि उसका वैल्यू ₹2.05 हो गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाके देखो, लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है, 4,80,000 का है। डिवाइड बाय 10 करके मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, 48,000। अब इसका क्या हो गया, इसका पेड अप वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपीज। तो रेड्यूस कितने से हुआ, 5 रुपीज से। तो ये कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, उधर लिखा है कि फेस वैल्यू रिमेन्स दी सेम, इसलिए इसका भी क्या चेंज हो रहा है, खाली पेड अप वैल्यू। तो एंट्री क्या पास होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना, 48,000 इंटू 5 रुपीज, कितना आएगा, 2,40,000। समझा। और यहां पे नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। समझा। अब इसका भी यहां पे भी आप देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वापस क्या करूंगा, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के वहां पे भी क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। समझा। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट क्या लिखा है, द क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड एज, ठीक है, आपको क्रेडिटर्स ड्यू सेटल करने का बात किया है, तो उसका देखते हैं कैसे आएगा। जरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में देखो कि आपका क्रेडिटर्स दिख कितने का रहा है, 4 लाख रुपए का। 4 लाख का आपका क्रेडिटर्स का वैल्यू था, जिसका आपका 3 हिस्सा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, 20% आप क्या कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो, 40% को आप क्या कर रहे हो, कैंसल कर रहे हो, बाकी 40% को क्या कर रहे हो आप, 40% को क्या कर रहे हो, लिखा है ना वहां पे 6% डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, राइट। मतलब पूरे क्रेडिटर्स 100% के जो क्रेडिटर्स है उसमें से 20% वाले को आप कैश दे रहे हो, 40% वाले को कैंसिल कर रहे हो और 40% वाले को डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। ओहो, तो मतलब पूरा क्रेडिटर्स आप सेटल कर दे रहे हो, 100% सेटल हो गया। तो एंट्री कैसे पास होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू बैंक अकाउंट कितना, 4 लाख का 20% कितना हुआ, 4 लाख का 20% 80,000 टू कैंसल, कैंसल किया मतलब वेव ऑफ किया, वेव ऑफ किया मतलब मेरे लिए फायदा, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा नाम, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना, 4 लाख का 40% कितना हो गया, 1,60,000, राइट। और 6% डिबेंचर्स, 4 लाख का 40% 1,60,000, मतलब आपने क्या किया, 4 लाख के क्रेडिटर्स में से 1,60,000 का तो आपने वेव ऑफ कर दिया, मतलब फायदा हो गया। बाकी आपका कितना बचा, 2,40,000, 2,40,000 में से 80,000 तो आपने कैश में पे कर दिया और बाकी वालों को आपने डिबेंचर्स इशू करके सेटल कर दिया, समझा। तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड, समझा। आगे बढ़ो, इधर भी आप देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैं क्या लिख दूंगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा, 160 की 4 lakhs, 1,60,000। कोई तकलीफ है, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखा है अदर लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल्ड, अदर लाइबिलिटीज 80,000 तक आप कैंसिल कर दो, मतलब 80,000 को आप माफ कर दो, मतलब लाइबिलिटी 80,000 से कम कर दो। फायदा हुआ कि नुकसान, ऑब्वियस सर फायदा ही होगा ना, है ना। तो एंट्री क्या पास होगा, फायदा हो गया। तो एंट्री अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000, 80,000। तो यहां पे क्या लिखूंगा, बीइंग अदर लाइबिलिटीज waived off
मैंने वेव्ड ऑफ लिखा, आप कैंसल्ड लिखोगे तो भी चलेगा, आप फॉरगो लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पे भी आप देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय बाय क्या आएगा, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। समझ में आया? श्योर? आगे बढ़ो, फटाफट आपके पास एक मिनट कॉपी कर लीजिए। चले आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, ए कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड एंड रिसीव्ड। आपने इक्विटी शेयर्स वालों को बोला भाई 3 रुपया पे कर दो, और इक्विटी वालों ने आपको क्या कर दिया, पे कर दिया। तो आपको क्या मिला, पैसा। एंट्री क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपका कैपिटल बढ़ गया ना, तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या लिखोगे, मेन चीज तो वही है। तो जरा जाके आप एडजस्टमेंट्स में देखो, आपने कहीं इक्विटी नया इश्यू किया क्या, जरा चेकआउट कर लो फास्ट। नहीं किया ना, चलो बहुत अच्छा है। अब जाके देखो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, अपन ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट किए थे ना, 8 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 80,000। कितना रुपया मंगाया मैंने इनसे, 3 रुपया। तो कितना पैसा है अपने पास, 2,40,000। तो यहां पे कितना आ गया, 2,40,000, 2,40,000। अगर एडजस्टमेंट में कोई नया इक्विटी इशू किया हुआ होता तो उसको भी नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करके इंटू 3 करता। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, एडजस्टमेंट्स में गो थ्रू करो कोई नया इक्विटी शेयर्स है क्या, नहीं था। इसके लिए मैंने खाली जो बुक में 80,000 शेयर्स थे उसी के ऊपर 3 रुपया मंगा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा? आगे आप देख रहे हो, आगे आपके पास कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं है क्या, नहीं है। मगर आपको याद होना चाहिए कि सम एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करके मैं एक एंट्री और पास करूंगा। तो चलो पहले इसको क्लोज करते हैं। जरा देखो, बैलेंसिंग करो। चलिए बैलेंसिंग कीजिए। मैंने क्या बोला था, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आ ही नहीं सकता, आया तो मतलब आप गलत हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्रेडिट साइड का ही बैलेंसिंग टोटल करता हूं। तो टोटल करो कितना होता है, 8,80,940 140 40 11,20,000 11,20,000। मैंने डायरेक्टली दोनों जगह लिख दिया, क्यों, या तो इसका
अमाउंट भी मेरा 11,20,000 आना चाहिए या मेरा इधर बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जरा टोटल करो कितना आता है। 4 लाख, 7 लाख 20, 8 लाख 40, 8 लाख 40, 920, 920, 960, 960, 980, 1 0 80, 86, 94, 102, 110। किया टोटल आप लोगों ने? हो गया? कितना आ रहा है? 7 लाख 20, 8 लाख 20, 8 लाख 20, 840, 848, 848 प्लस 80, 928, 928 प्लस 40, 968, 968, 976, 984, 984, 10-4, 11-4, 11-20। आप देखोगे आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया, राइट? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया तो मतलब यहां पे कोई और एंट्री पास नहीं होगा, इसीलिए यहां पे कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री नहीं आएगा। समझ में आया? श्योर? ये आपका पूरा सम था, मगर एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने को भी आएगा। तो बैलेंस शीट अपन क्या करेंगे, पहले इस बेसिस पे 2-3 सम सॉल्व करेंगे तो आपका एडजस्टमेंट्स पूरा जो जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है आप उसमें पूरा वेल वर्स हो जाओगे। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा, फिर अपन फुल फ्लैश सम करेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा बनाना है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है? Thank you so much for watching the video. My name is Sumit Suntwal and you are watching this video on our channel GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the latest notification of the videos. And please like the video and share with your friends too. Thank you.